अपरिचित कहानियां। आज मैं आपको एक और हॉरर थ्रिलर मूवी दिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है गोस्ट्स ऑफ वॉर। कहानी की शुरुआत होती है नाजी कब्जे वाले फ्रांस में क्रिस और 4 अन्य सैनिकों के साथ बुची, यूजीन, किर्क और टैपर नाजियों के एक समूह के साथ मुठभेड़ के बाद एक पुराने हवेली की रक्षा के लिए साथ में निकल पड़ते हैं। वह सैनिक अचानक एक जीप की तरफ तेजी से दौड़ते हैं जिसको उन्होंने लैंडमाइन लगाकर उड़ा दिया होता है। वह कुछ यहूदी शरणार्थियों को देखकर उनमें से एक सिपाही टैपर एक शरणार्थी को अपनी जैकेट दे देता है। उसके बाद वह आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। सड़को किर्क कहता है कि वे थक गया है, लेकिन क्रिस उन्हें आश्वस्त करता है कि एक बार जब वे हवेली पहुंच जाएं तो वह जितना चाहे उतना सो सकते हैं। वह आखिरकार उस हवेली में पहुंच जाते हैं और वह देखते हैं कि वहां पहले से ही एक और समूह उपस्थित है। वह समूह कुछ अजीब सा व्यवहार करते हैं और वहां से निकलने की जल्दी में होते हैं। उनको वहां रहने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि हवेली में खाने पीने का सामान भरपूर मात्रा पर उपलब्ध होता है। शाम को आराम करते वक्त वह जीने से बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनते हैं। क्रिश और कर्क जांच के लिए ऊपर जाते हैं। वह जैसे ही कमरे में जाते हैं उनको सामने पर्दे के पीछे एक परछाई फांसी में लटकी दिखती है, पर वह अचानक गायब भी हो जाता है। वह थोड़ी देर बाद फायर प्लेस के पास अपनी पुरानी बातें याद कर रहे होते हैं कि तभी क्रिश को चिमनी में से टिपिंग की आवाज आने लगती है और वह एक मॉर्स कोड को महसूस करता है तथा क्रिश उस मॉर्स कोड को डिकोड करने लग जाता है, जिसका मतलब होता है कि मेरे पैर नहीं हैं। तभी उस चिमनी में एक गिलहरी गिरती है जिससे वह सब हैरान हो जाते हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। उसके बाद वह सब सोने के लिए अलग अलग हिस्सों में बट जाते हैं। यूजीन अपने कमरे में एक नाजी जर्मन की फोटो को देखता है जिसमें उसकी फैमिली भी होती है। वह उस फोटो को काफी गौर से देखता है कि तभी सामने रखी मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती है। जैसे ही वह मोमबत्ती को दोबारा जलाता है वह देखता है कि फोटो में से सभी की तस्वीरें गायब हो चुकी है। उसी रात टैपर हवेली की खिड़की से पहरेदारी कर रहा होता है कि तभी अचानक उसके स्कोप में उसे एक डरावनी महिला दिखाई देती है तथा जैसे ही वह स्कोप के साथ उसे दोबारा देखने की कोशिश करता है वैसे ही वह चेहरा उसके बिल्कुल सामने आ जाता है और साथ ही पीछे से अलमारी बंद होने की आवाज भी आती है जिससे वह घबरा जाता है। अगले दिन यूजीन किर्क को बताता है कि उसे टैपर के बर्ताव कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। तभी अचानक टैपर उनके सामने आ जाता है और उनसे कहता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर नाजियों की एक टुकड़ी यहाँ से गुजरने वाली है जो कि इस हवेली पर कब्जा कर लेगी। यूजीन टैपर को कहता है कि वह कुछ दिन जंगल में छुप जाते हैं और नाजियों के जाने का इंतजार करते हैं, पर क्रिश यहीं रुकने और इस हवेली की रक्षा करने का फैसला करता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि और कोई इस पोस्ट पर कब्जा कर ले। वह नाजियों से लड़ने की तैयारी में लग जाते हैं। यूजीन और टैपर ऊपर की मंजिल में एक जला हुआ मैट देखते हैं और जैसे ही वह उस मैट को हटाते हैं उसके नीचे कुछ अजीब से चिन्ह बने होते हैं जो कि किसी काले जादू का प्रतीक होता है। यूजीन इस चिन्ह को पहचान जाता है और वह कहता है कि नाजी और हिटलर काले जादू को काफी मानते थे। उसके बाद वह दोनों एक अलमारी को उस जगह से हटाकर दूसरे जगह पर रख ही रहे होते हैं कि तभी अल्टर के ऊपर से निकलते वक्त अचानक एक अजीब सी घटना घटती है। कोई अदृश्य चीज द्वारा उस अलमारी का गेट तेजी से बंद कर दिया जाता है जिससे यूजीन का हाथ अजीबोगरीब ढंग से मुड़ जाता है और वह दर्द से चीखने चिल्लाने लग जाता है। यूजीन उस घटना का सारा दोष टैपर पर डाल देता है, पर टैपर इस बात से इनकार करता है। टैपर शीशे में देखता है कि उस शीशे में किसी लड़की की टांगे दिख रही है और जैसे ही वह पीछे घूमता है वह लड़की वहां से गायब हो जाती है। यूजीन, टैपर और उसके साथी दोस्त वापस चिमनी के पास लौटते हैं तथा रेडियो पर कुछ अजीबोगरीब आवाजें और मंत्र सुनते हैं। उन सबको यकीन होने लगता है कि यह हवेली एक भूतिया हवेली है तथा कर्क उन सबको सलाह देता है कि उनको नाजियों के बारे में ना सोचकर यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। वह बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक फिर से वही अजीब सी गिड़गिड़ाने की आवाज तथा मोर्स कोड इत्यादि सुनाई देने लगते हैं जिससे वह काफी डर जाते हैं। यूजीन जैसे ही दोबारा उस मोर्स कोड को समझने और लिखने की कोशिश करता है कि अचानक ही उसके हाथ से उसका नियंत्रण खो जाता है और वह कुछ अजीब सी आकृति और चीजों को उस पेपर पर अदृश्य शक्ति द्वारा अपने आप लिखने लग जाता है तथा उस लिखावट में लिखा होता है कि इफ यू लीव यू विल डाई तथा उसी वक्त वही शब्द वह एक शैतानी आवाज में भी सुनते हैं और वह इन घटनाओं से काफी डर जाते हैं, पर वह फैसला करते हैं कि वह फिर भी यहीं पर उन नाजियों से आमना सामना करेंगे। देखते ही देखते रात हो जाती है और वह नाजियों से युद्ध करने की तैयारी में लग जाते हैं। वह सभी 4 नीचे वार्ड रूम में रहते हैं और पेपर ऊपर जाकर बंदूक से आने जाने वालों पर निगरानी करना चालू कर देता है।
कि तभी नाजियों की एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी वहां पहुंच जाती है, पर वह की हालत देखकर वहां से लौटने ही वाले होते हैं कि तभी हवेली के अंदर से एक विस्फोट की आवाज आती है। वहां अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है, जिससे वहां काफी उथल पुथल होने लगती है। नाजी घर में एक ग्रेनेड फेंकते हैं, पर बुची अपने अन्य दोस्तों की जान बचाने के लिए उस ग्रेनाइड पर कूद जाता है और वह काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। एक नाजी सैनिक का पीछा करते देख कर्क दरवाजे के पीछे छुप जाता है कि तभी उसे पानियों के छींटे की आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि उस नाजी सैनिक को किसी अदृश्य शक्ति द्वारा पानी में डुबोकर मारा जा रहा है। यूजीन एक टेबल के पास छुपा होता है कि तभी उसे वही आवाज सुनाई देने लगती है जो उसने पहले पेपर से सुनी थी। उसे महसूस होता है कि टेबल के पीछे कोई खड़ा है। वह जैसे ही अपनी गन रिलोड करके पीछे की तरफ मुड़ता है, वह देखता है कि वही डरावनी औरत उस पर चिल्ला रही होती है। वह डर के पीछे की तरफ गिर जाता है। साथ ही वह देखता है कि जो सैनिक उसको मारने के लिए आया था वह आग की लपटों में जलकर अपने आप मर गया है, पर वह इसको सिर्फ मनगढ़ंत बातें बताता है और अपने आप को दिलासा देता है कि यह सब झूठ है। तभी टापर के पास भी एक सैनिक उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर वह देखता है कि उसकी भी अपने आप फांसी में लटक कर मौत हो चुकी है। इसी तरह यह 4 सैनिक उन सभी सैनिकों को मार देते हैं, पर सच और ही कुछ होता है। यह सब होने के बाद वह सब चैन की सांस लेते हैं। यूजीन को लाइब्रेरी में एक नाजी बुक मिलती है, जिसे पढ़कर वह अपने दोस्तों को बताता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह सच है। वह अपने दोस्तों को बताता है कि कई साल पहले नाजी सैनिकों ने भी यहाँ पर रह रहे एक होलक्स फैमिली को भी बहुत बुरी तरह मारा था। यूजीन बताता है नाजियों द्वारा इस नरसंहार में उनके पिता को जिंदा जला दिया गया था तथा उनकी बेटी को फांसी पर लटका दिया गया था और छोटे बेटे को एक टब में डुबोकर और मिस हेलिक्स को उनके बेडरूम में बुरी तरह से मार दिया गया था। और वही चारों यहाँ पर एक प्रेत आत्मा के रूप में उन सबको मारकर अपना बदला ले रहे हैं। यह सब बातें सुनकर कृष उन प्रेत आत्माओं की मदद करने के लिए बाथरूम में उस टब के पास जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है। कृष महसूस करता है कि आसपास का माहौल ठंडा हो रहा है और तभी टब में कृष को उस बच्चे की आत्मा दिखती है। अचानक कृष को टब में किसी शक्ति द्वारा धकेल दिया जाता है और वह नाजियों द्वारा खुद को डुबोता हुआ देखता है। तभी स्क्रीन फ्लैश होती है और वह देखता है कि यूजीन उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा है और यूजीन उसे कहता है कि वह बस एक डरावना सपना देख रहा था। वह अपने अगले कदम की समीक्षा कर ही रहे होते हैं कि दूसरी तरफ से बुची की चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि कह रहा होता है कि यह कुछ भी सच नहीं है, यहाँ सब झूठ है। और साथ ही वह कृष की कॉलर पकड़कर कहता है कि तुम सब कुछ याद करो, तुम सब कुछ याद करो। वह आपस में इस बारे में काफी विचार विमर्श करते हैं और हवेली को छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। वह वहां से निकल ही रहे होते हैं कि उसी वक्त बुची की मौत हो जाती है और उसके साथी दोस्त बुची को हवेली के बाहर गार्डन में दफनाकर और हवेली को छोड़कर चले जाते हैं। वह अब अगले बेस कैंप की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक उनको वही यहूदी शरणार्थी दिखते हैं जिनसे कि वह पहले भी मिले थे। वह वहीं पर घूम रहे होते हैं बिना पानी, खाना और अन्य साधन के। उनमें से एक ने वही जैकेट पहन रखी होती है जो कि टैपर ने उसे दी थी। तभी उनको महसूस होता है कि वह एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं जो कि बार बार अपने आप दोहराया जा रहा है। फिर आगे चलते वक्त कार्क एक किताब की कहानी के बारे में बताता है जो कि उसने पढ़ी होती है। उस कहानी के अनुसार यह सब घटनाएं एक मृत शरीर के दिमाग में चल रही होती हैं। यह सुनकर तेपर कहता है कि अगर वह मर चुके हैं तो नर्क बहुत ही बेकार है। फिर यूजिन कहता है कि हाँ, वह नर्क में हो सकते हैं क्योंकि नर्क में किसी भी पापी को उसके किए गए बर्ताव के लिए उसे कई बार एक ही लूप में जीने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि उसको बार बार उसकी की गई पापों की सजा मिल सके। रात को वह एक जगह पर कैंपेन करके सो रहे होते हैं। रात को सोते वक्त टैपर को एक सपना आता है जिसमें उसको उसी हवेली में फांसी लगाकर मारा जा रहा है। यह देखकर वह अचानक से उठ जाता है और जागते ही वह अपने बगल में वेट्रोलेक शब्द लिखा हुआ देखता है। वह अगली सुबह उठते हैं और चलते चलते वह रास्ते में वही जीप देखते हैं और साथ ही उन्हीं नाजी सैनिकों की डेड बॉडीज भी। वह फिर से उसी हवेली के पास पहुंच जाते हैं। कृष हवेली के अंदर चारों और आटा डालना चालू कर देता है ताकि वह उन प्रेत आत्माओं को बुला सके। टैपर बार बार वेट्रोलेक शब्द को दोहराता है और यूजीन कहता है कि उसने यह शब्द नाजी डायरी में काफी बार पढ़ा है। वह सब प्लान बनाने के बाद उस आत्मा का आने का इंतजार करते हैं ताकि वह उनका अच्छे से अंतिम संस्कार कर सकें। तभी उनको उस आटे पर पैरों की छाप दिखाई देती है और अचानक मिस हेल्बी उनके सामने आ जाती है।
मिस हिल्वी क्रिश को बाहर घसीटते हुए एक पुराने केबिन में और ले जाती है जहां उन सभी की डेड बॉडीज पड़ी होती है। उनको वहां कुछ फोटोग्राफ फॉर डेरीज मिलती है। वह चारों उन डेड बॉडीज को अच्छे रीति रिवाज के साथ बाहर दफना देते हैं। दफनाते वक्त यूजीन को एक डेड बॉडी पर एक नोट मिलता है, जिसको पढ़कर यूजीन बताता है कि ना तो यह यहूदी थे और ना ही फ्रांसीसी, यह तो दरअसल अफगानी थे। यह लोग यहूदी शरणार्थियों को अमेरिका जाने में मदद करते थे। जब मिस हल्विक फैमिली पर हमला हुआ तो मिस हल्विक ने वेट्रोलेक शब्द का चांट उन लोगों पर किया था जो बस उनको मरते हुए देख रहे थे और उनकी मदद नहीं कर रहे थे। फिर हम देखते हैं टैपर उसी काले जादू वेल ऑल्टर के ऊपर बैठकर कुछ चैटिंग कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि उस ऑल्टर के चारों तरफ कुछ अरेबिक वर्ड में अपने आप लिखा हुआ आ जाता है। यूजीन कहता है कि परिवार को दफनाने से परिवार को शांति नहीं मिलेगी बल्कि यह और मजबूत और ताकतवर हो जाएंगे। तभी सभी सारी प्रेतात्मा उनके सामने आ जाती है और वह सब खुद को बचाने के लिए उनसे लड़ने लगते हैं। तभी उनको उनका दोस्त बुची जो कि मर चुका है चिल्लाता हुआ दिखाई देता है तथा वह कहता है कि यह सच नहीं है, यह सब झूठ है। और साथ ही मिस हेल्विक भी क्रिश को एक शीशे के पास लेकर जाती है और उससे कहती है, याद करो, याद करो। तभी क्रिश जाग जाता है और वह देखता है कि वह आधुनिक सुविधाओं के साथ एक हॉस्पिटल में जहां उसके आसपास काफी डॉक्टर खड़े हैं। वह एक वेंटिलेटर पर होता है तथा वह देखता है कि उसकी साथी टीम के सभी मेंबर कोमा में हैं और साथ ही उसके दोनों पैर ऑपरेशन के दौरान काट दिए गए हैं। तथा डॉक्टर पॉल उन्हें बताता है कि अफगानिस्तान में आईएसआईएस के साथ युद्ध के दौरान उनके साथ यह सब हुआ है। तभी क्रिश को याद आता है कि वह अफगानिस्तान में एक फैमिली जो कि एक डॉक्टर थी उनको बचाने गए थे। उनको पहले ही छुपने का आदेश दिया गया था पर आईएसआईएस के आतंकी उनको ढूंढकर डॉक्टर और उसकी पूरी फैमिली को मार डालते हैं। डॉक्टर को जिंदा जला दिया जाता है, उसकी बेटी को फांसी से लटकाकर मार दिया जाता है तथा उसके बेटे को सिंक में डुबोकर मार दिया जाता है। और यह सब क्रिश और उसके साथी देख रहे थे पर कुछ मदद नहीं कर रहे थे। जैसे ही वे बाहर आते हैं उसकी माँ एक बम लेकर अपने साथ बाहर की तरफ आती है। बुची उनको बचाने की कोशिश करता है पर वह बम उसी वक्त फट जाता है। वह सब घायल पड़े होते हैं और तभी वह औरत क्रिश को वट्रोलक कहकर श्राप दे देती है। क्रिश कहता है कि उसे सब कुछ याद है पर सिस्टम में ही कोई वायरस है। क्रिश कहता है कि अगर उनकी मेमोरी को सिर्फ अच्छे सिमुलेशन के लिए यूज किया जा रहा है तो उनके सामने बार बार वह अफगान फैमिली क्यों आ रही है और वह सब इस भूतिया दौर में क्यों जी रहे हैं। क्रिश आगे कुछ कहने ही वाला होता है कि उसके सामने उसको सिमुलेशन स्क्रीन पर वही अफगान फैमिली दिखाई देने लगती है। अब धीरे धीरे क्रिश सब कुछ समझ में आने लगता है। उसको याद आता है कि बुझी ने कहा था कि यह सच नहीं है, जिसका मतलब होता है वह औरत हकीकत में नहीं है। इफ यू लीव यू विल डाई, जिसका मतलब होता है कि अगर तुम नींद से जागोगे तो तुम मर जाओगे। अब क्रिश को समझ आ जाता है कि सारे संदेश असली जिंदगी से एक कड़ी की तरह जुड़े हुए हैं। क्रिश डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करता है कि उसे वापस उसी सिमुलेशन भेज दिया जाए ताकि जिससे वह अपने दोस्तों को इस दुर्घटना के बारे में बता सके और उनको वापस असल जिंदगी में ला सके। पर वह डॉक्टर कहती है कि वहां जाने से तुम्हारी याददाश्त को मिटा दिया जाएगा और जो चल रहा है वही बार बार चलता रहेगा। पर बहुत देर हो चुकी होती है। क्रिश वापस उसी भूतिया दौर में चला जाता है। वह अचानक उठता है और अपने दोस्तों को देखता है और एक नए मिशन के लिए तैयार हो जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए।